हेमरेज इन प्रेगनेंसी। अब देखो हेमरेज इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन आपसे पूछा जाए हेमरेज इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया जाए कि हेमरेज इन प्रेगनेंसी, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग एंड प्रेगनेंसी मतलब आपका गर्भावस्था काल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो कि कोई भी मदर है वो कंसीव कर चुकी है एंड देन उसको ब्लीड हो रहा है, ठीक है, कि मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होना। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग हो रही है उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकती है, फर्दर उसका रिस्क फैक्टर क्या है, एंड देन उसके लिए हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, उसके बाद क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, ये चीज हम पढ़ने जाने। एंड देन आपका क्या है कि हेमरेज इन प्रेगनेंसी की बात करें तो ये आपका 3 टाइप से होता है। एक तो भाई कि कोई प्रेगनेंसी है वो चल रही है उस दौरान, मतलब डिलीवरी होने से पहले, नेक्स्ट आता है डिलीवरी होने के बाद, एंड थर्ड आता है आपका डिलीवरी के दौरान आपका कितना हेमरेज देखने को मिल रहा है ना। तो hemorrhage in pregnancy is further divided into 3 parts. First one is antepartum hemorrhage, ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रापार्टम हेमरेज। अगर हम सिक्वेंशली इसको डिवाइड करें, सिक्वेंशली अगर इसको हम लेके चलें दैट इज एंटीपार्टम हेमरेज, नेक्स्ट वन इज इंट्रापार्टम हेमरेज एंड थर्ड वन इज योर पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना। अब देखो, अब देखो, अब हम बात करें, अब अगर हम लोग बात करें कि भाई क्या 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 होता है एंटीपार्टम, मतलब बिफोर डिलीवरी। अगर सिंपली अगर हम लोग कहना चाहें, अगर किसी को ओवरव्यू सिंपल आप लोग दे रहे हैं दैट इज बिफोर डिलीवरी अगर ब्लीड कर रहा है तो आप उसको इंट्रापार्टम, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी इंट्रापार्टम and after delivery is postpartum, after delivery is postpartum hemorrhage, है ना। चलो आगे देखें, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका कि भाई जो एंटीपार्टम हेमरेज है वो होता क्या है ना। एंटीपार्टम जो हेमरेज है वो होता क्या है। अब इसके आगे अगर हम फर्दर आज जो है हम एंटीपार्टम हेमरेज देखेंगे कि एंटीपार्टम हेमरेज होता है तो उसका मदर की बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका उसके बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड देन कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं, एंड आफ्टर दैट क्या चीज, एक चीज और पढ़ेंगे कि भाई अगर एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है तो बेस्ट क्या है कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हो, कि फर्दर कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आने वाला है मैटरनल साइड से या फिर फिटरनल साइड से, मतलब दोनों की दोनों साइड पे जो जो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होने वाले हैं उसका क्या साइड इफेक्ट दोनों लोगों पे पड़ने वाला है, इस चीज को आप लोग क्या करते हो देखोगे, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ें कि फर्स्ट आता है आपका एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज। अब देखो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, है ना। पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद, पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, एंटीपार्टम हेमरेज। तो देखो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, देखो ब्लीडिंग आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, दैट इज पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी, एक क्वेश्चन आता है ये, पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है, दैट इज 20 to 24 वीक्स। अभी क्या है, अभी हम लोग इसको 24 वीक्स कंसीडर करके चल रहे हैं बिकॉज द न्यू अमेंडमेंट ऑफ द न्यू अमेंडमेंट ऑफ द न्यू अमेंडमेंट ऑफ द एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना।
न्यू अमेंडमेंट जो आया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, उसके अंदर क्या बताया गया कि आप लोग एमटीपी कब तक परफॉर्म कर सकते हो, मींस 24 वीक्स तक। जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है वो आपका 24 वीक्स तक आपका उसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 24 वीक्स तक आप एमटीपी परफॉर्म कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ वायबिलिटी जब सर्वाइवल रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है बच्चे का, तो क्या होता है, एमटीपी करना भी इजी नहीं होता। एंड देन अगर उस कंडीशन में ब्लीड होता है तो उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो देखो 24 वीक्स का आपका पीरियड ऑफ वायबिलिटी है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपका ब्लीडिंग कर जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कॉजेस की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कॉजेस हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं आपका, फर्स्ट वन placental abnormality, placental abnormality that is your most common cause। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, abruptio placenta and placenta previa, placenta previa, है ना। प्लेसेंटा प्रीविया एंड आपका एब्रप्शियो प्लेसेंटा, दीज आर टू मोस्ट कॉमन फैक्टर्स, दीज आर टू मोस्ट कॉमन फैक्टर्स विच कॉज एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है आपका नेक्स्ट कॉज, क्या आता है कि भाई आपका यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन, यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन। अब यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आप कहोगे मैम ये यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन कहाँ से आ गया, तो देखो यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन के अंदर जैसे कि आपका यूट्रस रप्चर हो जाए, यूट्रस जो है आपका वो रप्चर हो जाता है ड्यू टू द एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट कॉज आता है आपका यूट्रस रप्चर, और एक आता है आपका वासा प्रीविया। सुनी है ना ये कंडीशंस, कदम मैम सुनी सुनी सी लग रही हैं, देखी देखी सी भी लग रही हैं, है ना। तो देखो ये आपका जो वासा प्रीविया है, वासा प्रीविया, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि आपके मेन होते हैं, जो कि कॉज करते हैं आपके एंटीपार्टम हेमरेज को। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके इंसिडेंटल फैक्टर्स होते हैं, इंसिडेंटल फैक्टर्स, और कुछ होते हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स होते हैं, अनआइडेंटिफाइड फैक्टर जिनको आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, जिसको आप iatrogenic कॉज के नाम से जानते हैं, iatrogenic कॉजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम लोग बात करते हैं इन फैक्टर्स की कि किस तरीके से ये लोग, ये जो फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं ब्लीडिंग को। तो देखो फर्स्ट आता है आपका, अगर हम डिवाइड करना चाहें, फर्स्ट एक साइड लिखो प्लेसेंटा abruptia, next one is placenta previa, placenta previa, ठीक है। तो देखो अगर हम एब्रप्शियो प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें, है ना, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा की अगर बात की जाए, तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या है, सबसे मेन सिम्टम कि आपको पेन देखने को मिलेगा, एंड प्लेसेंटा प्रीविया में नो पेन, ठीक है। अब देखो वहीं पर बात करें, वहीं पर अगर बात करी जाए किसकी, पेन हो गया, इसमें क्या होता है आपको कि भाई आपकी ब्लीडिंग या तो एब्सेंट होती है या फिर डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है, एब्सेंट और डार्क कलर्ड ब्लीडिंग। और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, फ्रेश रेड ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, फ्रेश रेड
ब्लीडिंग, ठीक है, फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए इसके आगे कि भाई कि शॉक जो है, शॉक शॉक की कंडीशन आपका देखने को मिल सकता है। देखो क्योंकि भाई इसमें क्या है कि आपके पेन तो हो रहा है लेकिन डार्क कलर की ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग एब्सेंट भी है, तो शॉक कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट वे में, शॉक इनकंसिस्टेंट विद, शॉक इनकंसिस्टेंट विद किसके द्वारा कि भाई एक्सटर्नल लॉस, क्योंकि एक्सटर्नल लॉस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर यहाँ की बात करें तो देखो शॉक कैसा होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, शॉक इज कंसिस्टेंट बिकॉज फ्रेश रेड ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। शॉक इज कंसिस्टेंट विद एक्सटर्नल विद एक्सटर्नल लॉस, है ना, शॉक देखने को मिलेगा, शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो फीटल, जो फीटस के साथ क्या होगा, है ना, फीटल लाई इसमें नॉर्मल रहेगा, हेड इंगेज रहेगा, फीटल लाई नॉर्मल और हेड इंगेज्ड, हेड इंगेज्ड देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो हेड कैसा हो जाएगा, हेड हाई, और जो उसका फीटल लाई है वो कैसा होगा, एबनॉर्मल, फीटल लाई एबनॉर्मल एंड हेड इज हाई, हेड इज हाई, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है, फीटस डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस, और इसके अंदर क्या है, बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे की हार्ट रेट क्या है, फीटल हार्ट रेट इज इन नॉर्मल कंडीशन, इज इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें इसमें किस चीज की, अब हम इसमें बात करते हैं वासा प्रीविया, है ना, कह दो मैम वासा प्रीविया नाम की भी कोई चीज होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो देखो अभी एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं किस तरीके से होता है ये, देखो एब्रप्शियो प्लेसेंटा, देखो दिस इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है, ये हो गया आपका एब्रप्शियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है आपका यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन
रप्चर। अब देखो यूट्राइन रप्चर में क्या होता है, यूट्राइन रप्चर में क्या होता है कि आपका इसमें क्या है कि अगर किसी पेशेंट का, थर्ड वन आता है आपका यूट्राइन रप्चर, अगर किसी पेशेंट में प्रीवियस सिजेरियन हुआ है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं किसके, यूट्राइन रप्चर के, है ना। और नेक्स्ट आता है कि कोई भी यूट्राइन सर्जरी हुई है, अदर यूट्राइन सर्जरी, अदर यूट्राइन सर्जरी अगर परफॉर्म की गई है, तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तब भी आपको क्या देखने को मिलता है, बोलो भाई, एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कि भाई आगे और क्या क्या हो सकता है ना। आगे देखो, अब ये हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए, हमने क्या करा है, रिस्क फैक्टर पढ़ लिए हैं कि किस किस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है कि भाई वासा प्रीविया, फोर्थ वन इज वासा प्रीविया। अब देखो वासा प्रीविया में क्या होता है, वासा प्रीविया में क्या होता है कि जो फीटस मेम्ब्रेन होती हैं, कि भाई जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है, वहां पर जो फीटस की मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, फीटस की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि भाई आपको क्या देखने को मिल सकता है, वहां पर आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है ना। फीटल मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स रप्चर, और किस वजह से, कोई फोर्स लग गया या फिर कोई चीज ऐसी, कहते हैं ना कि प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, उसके थ्रू क्या है कि अगर आपको फीटस का रप्चर देखने को मिल जाता है, उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, तो क्या होगा कि वासा प्रीविया की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भाई इसको आप लोग क्लिनिकली असेसमेंट कैसे कर सकते हो, है ना। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ एपीएच, क्लिनिकल असेसमेंट करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वन मदर एंड फीटल वेलबीइंग असेस करना है, और जिसमें से आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, मदर को, मदर को आपको प्रायोरिटी देनी है कि भाई माँ सुरक्षित होनी चाहिए, माँ जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि भाई अगर फीटस डिस्ट्रेस है, सेकंड वन इज मैनेज फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस को मैनेज करना है, फीटस डिस्ट्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या करना है, कंट्रोल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, नहीं तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, नहीं तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है, इसके अलावा आप लोग क्या करोगे, इसके अलावा आप लोग क्या करोगे, अगर आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशंस, जिसको आप क्या बोलते हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो कंफर्मेटरी क्या है, कंफर्मेटरी क्या है आपका, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, मदर का बीपी चेक करते रहना है, मदर का बीपी भी चेक करते रहना है कि भाई मदर का बीपी तो नहीं बढ़ गया है। इसके अलावा
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कराओ, ठीक है, एबीओ ग्रुपिंग। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कोआगुलेटिव प्रोफाइल करानी है, कोआगुलेशन प्रोफाइल की ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो बीटी और सीटी कितना है, बीटी सीटी पीटी आईएनआर कितना है। नेक्स्ट आता है सीटीजी मॉनिटरिंग, सीटीजी मॉनिटरिंग भी करनी है। सीटीजी मॉनिटरिंग करके आप लोग क्या कर सकते हो कि प्रेशर कितना है एंड देन बच्चे को कितना हार्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट बात करते हैं, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। इफ प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट, placenta previa present and gestational period less than 37 week, then bed rest provide करोगे। if more than 37 week, immediate delivery perform करोगे, immediate delivery perform, ठीक है। इमीडिएटली आपको क्या करना है, डिलीवरी परफॉर्म करनी है। और इसके अलावा आपको क्या 4 यूनिट ब्लड को स्टोर करके रखना है कि भाई इमरजेंसी पड़ सकती है। 4 यूनिट ब्लड स्टोर करके रखना है, क्रॉस मैच करा के, क्रॉस मैच करा के, ये नहीं कि भाई बाद में आप लोग क्रॉस मैचिंग कराओगे, नहीं, क्रॉस मैच इमीडिएटली करवाना है, ठीक है। अब देखो अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या करना है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, इसमें क्या है, पेशेंट आईसीयू रिक्वायर्ड है, आईसीयू रिक्वायर्ड, वाइटल्स मॉनिटरिंग, सीटीजी परफॉर्म करनी है, सीटीजी परफॉर्म करनी है एंड क्या करना है, पेन किलर भी आप लोग दे सकते हो, है ना, पेन किलर भी दे सकते हो। और अगर बच्चे की डेथ हो गई है, इफ fetal डेथ, तो क्या करना है, क्योंकि बच्चे को इसमें क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है ना, वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवाओ, वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवानी है। इफ नॉट पॉसिबल देन क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका एपीएच का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो बाकी का कल का जो है भाई, नेक्स्ट आज का हमारा एंटीपार्टम हेमरेज में इतना ही था, बाकी फर्दर जितना भी आगे इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक बच्चों पढ़ के आना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।